Hello friends, now today's topic is to discuss fast display as a promising approach for vaccine development. So as you know, there are different type of the phages that are the parasite on the bacteria. इसमें जो फिलामेंटस फाजेज हैं उसका जो यूज़ है वो फाज डिस्प्ले में किया जाता है। फास्ट डिस्प्ले एक्चुअल में क्या है कि जो फाजेज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स हैं उसको डिस्प्ले करते हैं ऑन कोट प्रोटीन। ये रहा कोट प्रोटीन। तो वैसे तो फाज डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रोटीन के एक्सप्रेशन करते हैं, कुछ इसके स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं, कुछ इसके नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाते हैं। तो जो पर्टिकुलरली कोट प्रोटीन के जीन्स होते हैं वो कोट प्रोटीन के जो जीन्स हैं वो कोट प्रोटीन बनाते हैं और एक्सप्रेस होते हैं। तो यहाँ जो फाज डिस्प्ले है इस टेक्निक में क्या करते हैं कि हमारा जो फॉरेन डीएनए है उस फॉरेन डीएनए से जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है उसको हम कोट प्रोटीन के साथ में बाइंड कर देते हैं। तो जीन के साथ जो इंटरेक्शन होता है उससे इसका जो प्रोटीन बनता है वो भी कोट प्रोटीन के साथ में जाके एक्सप्रेस हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन को या इस डिस्प्ले को हम कहते हैं फास्ट डिस्प्ले। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था इन 1985 स्मिथ एंड कलिक्स ने, और इन्हें जो है अभी 2018 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। The power of fast display technology results from its ability to establish a physical connection between phenotype, इसको हम कहते हैं displayed peptide, and genotype, इसको हम कहते हैं DNA sequence encoding the displayed peptide। तो आप ये देखें कि हम phenotypic और genotypic मैपिंग कर पाते हैं क्योंकि genotypically ये जो जीन हैं ये sequenced करते हैं हम लोग, और ये पता लगाते हैं कि इसमें क्या क्या सीक्वेंस हैं। फिनोटिपिकली जब ये एक्सप्रेस होता है एज ए प्रोटीन बाहर आउटर कोर एरिया में, तो हमें पता चलता है कि आखिर ये फिनोटिपिकली प्रोटीन है कैसा। वन ऑफ द हॉलमार्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फास्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेरी लार्ज लाइब्रेरी ऑफ पेप्टाइड्स। डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड्स हैं उसके हम यहाँ पर फाजेज में लाइब्रेरी बनाते हैं। हमारा जो जीन इंसर्ट है जब वो हम किसी फाज में इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद जब वो इंसर्ट होता है और उस फाज को हम जब उससे कोट प्रोटीन बनता है और वो जब डिस्प्ले होता है, तो डिस्प्ले होने पर आप देखेंगे कि ये जो कोट प्रोटीन जो अटैच्ड है हमारे मतलब हमारा जो प्रोटीन है वो इस कोट प्रोटीन से जब अटैच्ड हो जाता है तो ये बाइंड करता है टू द बैक्टीरिया। और अगर वो बाइंड कर पा रहा है तो आप ये समझें कि हमारा फॉरेन डीएनए जो है वो इजीली इंसर्ट हो गया है, और ऐसे ऐसे बैक्टीरियोफाजेस को हम इल्यूट कर लेते हैं और रेस्ट ऑफ द फाजेस जो होते हैं उसकी हम वॉशिंग कर देते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं फाज के अंदर। तो इसके कारण लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट इनटू द फाज जीनोम। फाज लाइब्रेरी में हार्बर मिलियंस एंड समटाइम्स बिलियंस ऑफ यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव डिस्प्लेड पेप्टाइड्स, है ना। तो अलग अलग टाइप के पेप्टाइड जो होते हैं वो डिस्प्ले होने लग जाते हैं फाज के ऊपर क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और इस टाइप से इनफैक्ट ईच फाज वेरियन ऑफ द लाइब्रेरी डिस्प्लेज एन इंडिविजुअल टाइप ऑफ गेस्ट पेप्टाइड ऑन इट्स सरफेस। तो ये गेस्ट पेप्टाइड इसलिए बोला है क्योंकि वो बेसिकली खुद फाज का पेप्टाइड नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेप्टाइड्स जो होते हैं वो फाज के ऊपर डिस्प्ले होने लग जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिर क्यों ऐसा है कि केवल फाज को ही लिया जाता है, जब फाज और वायरस एक जैसे हैं तो वायरस को क्यों नहीं इस काम के लिए या फाज डिस्प्ले के लिए लिया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि जो फाज होते हैं वो किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके जो है अपनी साइकिल को चलाते हैं, और बैक्टीरिया ईजिली जो है हम गैदर कर सकते हैं और एक माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया में उसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो वायरसेस हैं उसको हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल है। और जो वायरसेस होते हैं वो वायरसेस बहुत डिफरेंट टाइप के मेमिलियन सेल्स हैं, इंसेक्ट की सेल्स हैं, तो अलग अलग सेल्स पर हार्बर करते हैं। तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि भाई इंसेक्ट की वायरस को हम ले लें तो इंसेक्ट को भी किसी लैब में कल्चर करना बड़ा मुश्किल काम है, और नंबर ऑफ़ इंसेक्ट्स जो होंगे उनका ग्रोथ भी इतना फास्ट नहीं होगा जितना बैक्टीरिया का होता है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए जो है हम यहाँ पर वायरस की जगह फाज का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और है कि जो फाजेस होते हैं दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एस्टिमेटेड दैट 10⁻12 पार्टिकल मे बी प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में हम बहुत ज़्यादा फाज को कैरी कर सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स को या पॉलीपेप्टाइड को हम कैरी कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो है पेप्टाइड्स की वो बहुत छोटे से इन्वायरमेंट में हम रख सकते हैं। फाज को लेने का एक रीज़न और भी है क्योंकि फाज में बहुत सारे जो लाइगेंड हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर बाइंड होने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हमें ये पता है कि जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोट प्रोटीन्स हैं या बाइंडर्स हैं उस पर अगर हम हमारा प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे तो वो भी बैक्टीरिया पे ही कहीं ना कहीं बाइंड हो जाएगा।
तो इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हम जो है फाज का यूज़ करते हैं। फाज का यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ईजी मैनिपुलेशन, सेफ्टी पर्पस सेफ है, बैक्टीरिया को ही किल करेगा एक्चुअल में, वो ह्यूमन सेल को या हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट करेगा नहीं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोपेगेशन एंड एसेस टू न्यूमरस कमर्शियली अवेलेबल किट्स, इसके कारण जो है फास्ट डिस्प्ले जो है हम इजीली कर सकते हैं, और फाज में जो लाइब्रेरी बनाते हैं उसकी हम इजीली स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। फाजेस में जो टारगेट स्पेसिफिक बाइंडर्स होते हैं उसकी स्क्रीनिंग करना, और जो लाइब्रेरी हमने बनाई है पेप्टाइड्स की, वो उसको देखना फास्ट डिस्प्ले की कंडीशन में वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है। इसलिए भी हम फास्ट थेरेपी में फाजेस का यूज़ करते हैं। अगर हम वैक्सीन डेवलपमेंट की बात करें तो वैक्सीन डेवलपमेंट में दो टाइप के फास्ट डिस्प्ले लाइब्रेरीज़ होती हैं। जो पेप्टाइड बेस्ड फास्ट डिस्प्ले लाइब्रेरी है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है नेचुरल पेप्टाइड लाइब्रेरी एंड दूसरी होती है रैंडम पेप्टाइड लाइब्रेरी। जो नेचुरल पेप्टाइड लाइब्रेरी है इसमें क्या करते हैं कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक वायरसेस हैं, इनके जितने जो जेनेटिक मटेरियल हैं या फिर हम उसमें से जो डीएनए निकालते हैं उनको इजीली फाज के जीनोम में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और इस टाइप से जो बनने वाली लाइब्रेरी होती है उसको हम नेचुरल फाज लाइब्रेरी कहते हैं, सॉरी नेचुरल पेप्टाइड लाइब्रेरी कहते हैं। जबकि ये जो रैंडम पेप्टाइड लाइब्रेरी है ये कैसे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है बाय क्लोनिंग सिंथेटिक रैंडम डीजेनरेट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड इंसर्ट इनटू द फास्ट जीनोम। तो फास्ट जीनोम के अंदर बहुत सारे सिंथेटिक रैंडम डीजेनरेट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डाले जाते हैं और उसकी क्लोनिंग कराई जाती है उसमें, तो ये कहलाती है रैंडम पेप्टाइड लाइब्रेरी। तो अब एनपीएल से बने पेप्टाइड की बात करें तो कंपेयर विद द आरपीएल, एनपीएल में क्या होता है? एनपीएल आर more likely to mount an antibody response that cross reactive with the native intact pathogen। तो इसमें एनपीएल में जितने भी टाइप के पेप्टाइड्स बनते हैं वो इजीली जो हैं क्रॉस रिएक्ट करते हैं विद पैथोजन। लेकिन एनपीएल का एक जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है वो ये है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ क्लोन्स इन दिस लाइब्रेरी आर नॉन फंक्शनल। बहुत सारी हम जो क्लोन्स बना रहे हैं प्रोटीन्स के वो नॉन फंक्शनल होते हैं, तो काम नहीं आते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं आरपीएल की, यानी रैंडम पेप्टाइड लाइब्रेरी की। और जहाँ तक हम आरपीएल की बात करें तो आरपीएल में क्या है कि डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सल नेचर के जीनोम हम इंसर्ट करते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि जो पैथोजन है, इंटेक्ट पैथोजन है या कोई एंटीजन है, उसके अगेंस्ट में जो है अगर वो एंटीजन या इंटेक्ट पैथोजन नहीं भी होगा तो भी उसके अगेंस्ट में हमको जो एंटीबॉडीज़ हैं या फिर जो प्रोटीन्स हैं वो इजीली हम बना सकते हैं विद द रैंडम पेप्टाइड लाइब्रेरी, क्योंकि इसके अंदर हम जो है डिफरेंट टाइप के जीनोम्स हैं उसका इंसर्शन करते हैं और हम एक सिंथेटिक लाइब्रेरी बनाते हैं। तो हम ऐसे पेप्टाइड्स भी बना सकते हैं जिसके एंटीजन्स या फिर इंटेक्ट पैथोजन्स नहीं हो या फिर जिसके डीएनए ही नहीं हो। तो इस टाइप से जो आरपीएल है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इससे अब वाइडली एक्सेप्टेड किया जा रहा है और वाइडली इसका यूज़ किया जा रहा है। So the next topic is the biopanning for screening of combinatorial fast display library। तो डिफरेंट टाइप के सेल कल्चर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल लिविंग एनिमल सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं सबसे पहले। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो फाजेज हैं वो पर्टिकुलर प्रोटीन जनरेट करते हैं एंड दैट विल बाइंड टू ए पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल कल्चर। इसके बाद इसमें जो नॉन बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है सच एज सेमीकंडक्टर्स, इसका भी हम फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टारगेट फॉर द फाज डिस्प्ले लाइब्रेरीज में यूज़ करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनका भी यूज़ हो रहा है। देन स्क्रीनिंग ऑफ फाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोज फाजेज विच हैव प्रोड्यूसिंग नॉन स्पेसिफिक पेप्टाइड्स उसको हमें रिमूव करना है, एंड दोज फाजेज विच आर स्पेसिफिक फॉर प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक पेप्टाइड्स उसी को हमको स्क्रीन करना है। तो ऐसे में जो पेप्टाइड्स टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू एफिनिटी सिलेक्शन, तो ऐसी स्क्रीनिंग को हम कहते हैं बायोपेनिंग। एंड फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट बायोपेनिंग द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाज इज टू बी आइसोलेटेड। इसको हम इस मेथड को कहते हैं इल्यूशन। देन जो रेस्ट ऑफ बायोफाजेस होते हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लो पीएच रिएजेंट्स, इसके हम जितने भी फाजेस हैं
जो नॉन बाउंड हैं या फिर जो अनबाउंडेड हैं उसको हम रिमूव करते हैं। इसमें हम और भी अदर जो डीनेचरिंग एजेंट्स हैं या प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स हैं उसको ले सकते हैं। तो ये जो बायोपेनिंग है एक्चुअल में ये मल्टीपल टाइम्स की जाती है, क्योंकि जैसे गोल्ड का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो आपको मालूम होगा कि उसको भी हम पेनिंग कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पर बायोपेनिंग कह रहे हैं, क्योंकि जो फाजेस होते हैं वो अपने टारगेट पर जो है हाई एफिनिटी शो करते हैं, जब भी उन्हीं को लिया जाता है और ऐसे फाजेस का फिर हम जो है बैक्टीरियल होस्ट में इनोकुलेशन करके और उसको फर्दर उसका जो प्रोपिगेशन करते हैं। तो 3 to 4 टाइम्स बायोपेनिंग की जाती है, तब जाकर के जो एक्चुअल प्यूरिफाइड बायोफाजेस होते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है। बायोपेनिंग इज immobilization of target on a solid support such as multi-well microtiter plate, polystyrene tubes, nitrocellulose surfaces। इमोबिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ऑन द सॉलिड फेज, क्योंकि हमने क्या किया, मान लीजिए जो सेल लाइसेट वगैरह है उसको एक सॉलिड फेज पे इमोबिलाइज करना है। तो सबसे पहले उस सॉलिड फेज पे हम क्या डालेंगे, उस पर हम स्ट्रेप्टाविडिन डालेंगे। तो स्ट्रेप्टाविडिन कोटेड सरफेस रहती है जिसके ऊपर हम टारगेट डालते हैं। टारगेट क्या है, जो भी हमारा सेल लाइसेट वगैरह है वो टारगेट रहता है। इसके बाद में ये उसके साथ बाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर बायोटिन रिलेटेड जो सॉलिड सरफेस सपोर्ट है वो डालते हैं। तो ऐसे जो बायोटिन और स्ट्रेप्टाविडिन है ये आपस में कंबाइन हो जाता है और जो हमारा टिश्यू है वो वहाँ पर फिक्स हो जाता है। इसके बाद हम इस पर ऐसे फाजेस डालते हैं जो कि बाइंड होते हैं, उस पे जो कोट प्रोटीन्स होता है वो बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने के बाद में जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये यहाँ पर पहले से ही कोटिंग्स थी, कोटेड प्रोटीन्स थे, ये सॉलिड सरफेस थी, इस पर हमारा टिश्यू था और ये हमारा फाज हमने डाला तो बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग होने के बाद में हम वॉशिंग करेंगे तो जो अनबाउंडेड फास्ट थे, जो इरेविलेंट फास्ट थे, जो टारगेट से बाउंड नहीं हो पाते हैं, जिसमें ऐसा प्रोटीन नहीं होता है, पेप्टाइड नहीं होता जो कि बाइंडिंग शो करता हो, वो वॉशिंग से रिमूव हो जाएगा और जो हाई एफिनिटी बाइंडिंग है वही रहेगी। तो ऐसे ही फाज को हम जब रिकवर करते हैं तो इस रिकवरी मेथड को हम कहते हैं कि इल्यूशन कर रहे हैं। फिर हम ऐसे जो फाजेस होते हैं इनका फाइनली एम्प्लीफिकेशन करते हैं इन द बैक्टीरियल कल्चर, और फिर फाइनली इसके अंदर जो डीएनए सीक्वेंस होता है, क्योंकि हमें प्रोटीन तो पता है वही है जो हम चाह रहे हैं, तो ऐसे फिर डीएनए का सीक्वेंसिंग करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई है, ये बाइंडिंग होने पर जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है जो हमने डाला हुआ है यहाँ पे, वो इंटरेक्ट करता है और फिर फ्लोरोसेंट को भी हम स्कैन कर सकते हैं और ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बाइंडिंग हुई है। इस टाइप की जो फास्ट डिस्प्ले टेक्निक है इसको ब्रेस्ट कैंसर सेल्स के डिटेक्शन वगैरह में भी यूज़ किया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है। बायोपेनिंग करने के लिए कुछ जो एफिनिटी बाइंडर होते हैं वो यहाँ पर इस टाइप से हैं कि इफ़ द टारगेट इज़ ए प्रोटीन विथ ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज यानी जीएसटी, तो या फिर माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं या फिर पॉलीहिस्टिडीन एफिनिटी टेक्स होते हैं, द फाज टारगेट कॉम्प्लेक्स कैन बी कैप्चर्ड ऑन द ग्लूटाथियोन। क्योंकि अगर ये जो है ग्लूटाथियोन, तो फिर इनका जो कैप्चरिंग करेंगे हम ग्लूटाथियोन से करेंगे या फिर एमाइलोज से करेंगे या फिर निकल बीट से करेंगे रिस्पेक्टिवली, है ना। एमाइलोज कहाँ यूज़ करेंगे, जब माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन होता है तो हम एमाइलोज यूज़ करेंगे। इसके बाद में पॉलीहिस्टिडीन एफिनिटी टेक्स होते हैं तो हम यहाँ पर निकल बीट्स का यूज़ करेंगे। ऑल्सो प्रोटीन ए एंड प्रोटीन जी बीट्स कैन बी अप्लाइड टू कैप्चर ऑफ एंटीबॉडी टारगेट। तो एंटीबॉडी टारगेट को कैप्चर करने के लिए हम प्रोटीन ए या प्रोटीन जी बीट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हम इल्यूशन करते हैं, तो ऐसे फाजेस का इल्यूशन करना जो कि सॉलिड एफिनिटी शो करते हों, इसी मेथड को हम बायोपेनिंग कहते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि केवल सॉलिड सरफेस की बायोपेनिंग ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन बायोपेनिंग भी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉल्यूशन बायोपेनिंग में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हम सॉलिड सरफेस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम सॉल्यूशन में भी बायोपेनिंग करते हैं। सॉल्यूशन में बायोपेनिंग करना जो होता है सॉलिड फेज स्क्रीनिंग से भी ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसे में जो टारगेट होता है वो सॉलिड फेस सरफेस पर उसका जो डीनेचुरेशन होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। सॉलिड फेस सरफेस पे इस टाइप के टारगेट का डीनेचुरेशन रोका जा सकता है। साथ ही जो टारगेट एसोसिएटेड लाइगेंड बाइंडिंग है वो उसकी इफिनिटी और भी ज़्यादा होती है। तो सॉल्यूशन बायोपेनिंग का एडवांटेज ये भी है कि इसमें बहुत कम टारगेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सॉलिड सरफेस पे जो डीनेचुरेशन होता है वो भी होने के कारण सॉलिड प्लास्टिक सरफेस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखना पड़ता है। लेकिन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में हमें जो टारगेट की क्वांटिटी है वो और कम रखना पड़ती है। बायोपेनिंग की एक टेक्निक और है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन जी मैग्नेटिक बीट्स। इसमें क्या करते हैं कि टारगेट प्रोटीन एफिनिटी कैप्चर्ड ऑन टू प्रोटीन जी मैग्नेटिक बीट्स
फॉलोड बाय ट्रांसफ़र ऑफ फाज मैग्नेटिक बीट कॉन्जुगेट्स टू द ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक बीट और प्रोटीन जी कपल्ड कर लेते हैं, कॉन्जुगेशन कर लेते हैं, और उसके बाद में हम एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में इसको छोड़ देते हैं, जिससे मैग्नेटिक बीट तो रह जाती है और प्रोटीन जी डिज़ोल्व हो जाता है। जैसे ही प्रोटीन जी डिज़ोल्व होता है वैसे ही जो फाज होते हैं वो हम रिकवर कर लेते हैं। यहाँ पर जो फाज की रिकवरी होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम करते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं मैग्नेटिक बीट वाया ऑर्गेनिक फेज सेपरेशन, मैग्नेटिक बीट वाया ऑर्गेनिक फेज सेपरेशन, MOPS। मैग्नेटिक बीट का यूज़ करने का एक एडवांटेज ये होता है कि हमें एक लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है और हम लार्ज सरफेस एरिया पे बाइंडिंग कर पाते हैं। इसके अलावा जो इम्प्रूव्ड कन्वीनियंस रहता है एंड थॉरोनेस ऑफ वॉशिंग स्टेप्स एंड द अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन ऑफ बाइंडिंग डोमेन इन द टारगेट मॉलिक्यूल। तो आप समझें कि जो बीड होता है वो गोल होता है, तो जब हम बाइंडिंग कराएंगे तो एक लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा और हमें काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा काम करना। साथ में जो वॉशिंग स्टेप है वो भी इजीली हो जाएगी, और जो बाइंडिंग डोमेन के जो ओरिएंटेशन है, मतलब काफ़ी बाइंडिंग के लिए स्पेस मिलेगा ताकि मॉलिक्यूल और टारगेट आपस में बाइंड हो सकें। तो आजकल जो है बायोपेनिंग की जाती है वो विद द हेल्प ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो ये जो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं फॉर द बायोपेनिंग, और इसके साथ में जो हमारा टारगेट है वो कॉन्जुगेट होता है और मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल के साथ में बाइंड हो जाता है। ये सारी हमने जो बायोपेनिंग पढ़ी, ये सारी की सारी इन विट्रो टेक्निक है, यानी कि हम इसको लैब के बाहर कर रहे हैं। ऐसे ही इन वीवो अप्रोच भी होती है ऑफ द बायोपेनिंग। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि कोई कैंसर टिश्यू पूरी बॉडी में कहीं कहीं पर है, अब हम उसको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में भी हम जो है फाज लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और उस कैंसर टिश्यू को डिटेक्ट करेंगे। इन विवो मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हमको जो फाज डिस्प्ले लाइब्रेरी है ये हम इंजेक्ट कर देते हैं इंट्राविनसली इन केस ऑफ द माउस। अब माउस में हम कैसे करते हैं, विया टेलवेन। टेलवेन में इंजेक्ट करने के बाद में हम इसको कुछ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड रखते हैं, फिर इसके बाद हम माउस को सेक्रीफाई करते हैं, उसके जो डिज़ायर्ड ऑर्गन और टिश्यू होते हैं उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, और इसके बाद एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम उसका होमोजेनाइजेशन इन द सेलाइन सॉल्यूशन करते हैं। फाइनली जो वॉशिंग मटेरियल रहता है वो अनबाउंडेड फाज को रिमूव कर देता है। जो बाउंडेड फॉज रहती हैं वही सर्वाइव कर पाती हैं, तो जो माउस होता है उसमें पहले से कैंसर होना चाहिए, है ना, तभी हम इसको फर्दर अप्लाई कर पाएंगे। तो जो बाउंडेड फाज रहते हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर एक्सट्रैक्ट मतलब उसका एल्यूशन करेंगे, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली प्रोसेस करवाएंगे, बैक्टीरिया के अंदर वो इनोकुलेट होता है, देन बैक्टीरिया में वो ग्रो करेगा, फिर उसके मल्टीपल जो एम्प्लीफिकेशंस होंगे वो हम उसको एम्प्लीफाई करेंगे। फिर ऐसे हम सेवरल राउंड्स करेंगे ताकि हमें जो प्योर बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी है उस फाज की पर्टिकुलर टू कैंसर वो मिल जाए। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी एनिमल बॉडी है जिसको भी हमको कैंसर डिटेक्ट करना है, या ह्यूमन बॉडी है जिसमें हमको कैंसर डिटेक्ट करना है, तो हम अब इसमें जो है इंजेक्ट करेंगे इंट्रावेनसली, और फिर उसके बाद में हम नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग वाले जो फाज है उसको कलेक्ट करेंगे, और ये देखेंगे कि कितने फाज हैं अंदर जो चले गए हैं, और फिर उसका जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप के स्कैनिंग्स होती हैं उससे हम चेक करेंगे। के लिए जो टेक्निक्स हैं लाइक इम्यूनोस्टेनिंग विथ एंटीफाज एंटीबॉडीज़ थ्रू इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री या फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का यूज़ करेंगे, साथ में सेलुलर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का यूज़ करेंगे, या फिर कॉम्पिटिटिव ऐसे बाय यूजिंग फ्री सिंथेटिक पेप्टाइड इन विवो इमेजिंग via fluorescent or radioactive labeled of the selected phage, और they are synthetically produced displayed peptides। तो इस मेथड से हम जो है इन विवो चेक करेंगे कि फाज कहाँ कहाँ पर हमारे जो टारगेट्स हैं उसके साथ बाइंड हुई है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फास्ट डिस्प्ले। इसमें आता है डेवलपमेंट ऑफ थेरेपेटिक एंटीबॉडीज़। आखिर थेरेपेटिक एंटीबॉडी का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसमें। तो फास्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो है इससे अब हम सफिशेंटली एंटीबॉडीज़ रेस कर सकते हैं, और स्पेशली जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है वो बनाई जा सकती है। तो जैसा कि हम पहले हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में करते थे वही सब चीज़ें जो है एंटीबॉडी फास्ट डिस्प्ले में हम करते हैं, जिसमें जो फाज होते हैं वो पर्टिकुलरली डिफरेंट टाइप की जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको डिस्प्ले करते हैं। नॉर्मली जब फाज डिस्प्ले में हम एंटीबॉडीज़ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो रीअरेंजमेंट ऑफ वी जीन्स रिपोर्टायर होता है इम्यून और नॉन इम्यून डोनर सेल्स में, तो इस जीन को हम यूज़ करते हैं। ये जीन कहाँ से आता है, ये जीन आता है फ्रॉम ह्यूमंस, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, माउस, चिकन, शीप, कैमल एंड केटल, और फाइनली इम्यून लाइब्रेरी जो होती है वो बनाई जाती है, और इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी फाज एंटीबॉडी लाइब्रेरी, यानी कि पाल। ठीक है,
तो जनरली ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद में जो एंटीजन है उसके साथ में इसकी बाइंडिंग कराई जाती है और ये देखा जाता है कि क्या ये सक्सेसफुल है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल एंटीजन्स हैं, एजेंट्स हैं जिसके साथ में इसकी बाइंडिंग होती है। इसका एडवांटेज ये है कि हमें जैसे पता है कि वी जीन्स जो नॉर्मली बी सेल के अंदर हाइपर म्यूटेशन करते हैं, तो कभी आईजीएम में कन्वर्ट होते हैं, कभी आईजीजी में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर ये होता है कि एक बार जो वी जीन्स जो एक बार हमने इंसर्ट कर दिए फाज में, वो के वही रहते हैं और वो के वही पर्टिकुलर टाइप का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है बनाना होता है वही बनाते हैं। नॉर्मली ये भी देखा गया है कि बहुत सारे वैक्सीनेशन ऐसे रहते हैं जिसमें हम सीधा एंटीजन इथिकल इश्यूज़ के कारण ह्यूमंस में नहीं डाल सकते। हो सकता है कि वो टॉक्सिक हो, इम्यूनोसप्रेसिव हो या फिर लाइफ थ्रेटनिंग एंटीजन हो। तो ऐसे में ये जो नेओ पाल है यानी कि फाज एंटीबॉडी लाइब्रेरी है, ये एक अल्टरनेटिव टेक्निक है जिसमें हम इस टाइप के एथिकल इश्यूज़ को ओवरकम करके जो है एज ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंसर्ट कर सकते हैं एज ए वैक्सीन। तो हमें ये पता है कि बिकॉज ऑफ द एथिकल इश्यूज़ क्या होता है कि हम एक्टिव एंटीजन नहीं डाल सकते या फिर हम कोई लाइव वैक्सीन नहीं डाल सकते। तो इसीलिए होता ये है कि हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सहारा लेना पड़ता है या फिर हमें एंटीबॉडी या पैसिव इम्यूनाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में जो यहाँ फाज थेरेपी है या फाज डिस्प्ले टेक्निक है, इसका हम यूज़ करके पाल का यूज़ करके ह्यूमंस को भी इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हमें ये वी जीन सेगमेंट है अगर सिंथेटिकली बनाना हो तो सिंथेटिकली भी बना करके हम एंटीबॉडी रिपोर्टायर तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम रिकंस्ट्रक्ट करके सेमी सिंथेटिक जो फाज एंटीबॉडी लाइब्रेरी है उसको बना सकते हैं। तो इन विट्रो भी ये टेक्निक की जा सकती है जिसमें डिफरेंट टाइप के वी जीन्स को लिया जा सकता है, उसको रेंडमाइज किया जा सकता है और उसमें डिफरेंट टाइप के कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स डाले जा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है वी वेरिएबल रीजन्स में बहुत सारे CDR रीजन्स होते हैं, कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स होते हैं। तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग लाइब्रेरी बना करके या लेबोरेटरी में डेवलप करके रीअरेंज कर सकते हैं। तो जो सेमी सिंथेटिक एंटीबॉडीज़ बनानी होती है तो उसके लिए जो CDR होते हैं, कम्प्लीमेंट्री डिटर्मिनेटिव रीजन्स जो होते हैं, डिटरमाइनिंग रीजन्स होते हैं, उसमें जो VHCDR3 है इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेमी सिंथेटिक फाज एंटीबॉडी लाइब्रेरी। तो VHCDR3 जो है इज़ नोन एज द मोस्ट डाइवर्स लूप अमंग 6 CDRs ऑफ द ह्यूमन एंटीबॉडीज़ इन टर्म्स ऑफ बोथ लेंथ एंड सीक्वेंस। तो इस टाइप से जो फुल्ली सिंथेटिक पाल भी बनाया जा सकता है फाज एंटीबॉडी लाइब्रेरी, जिसमें ह्यूमन कॉम्बिनेटोरियल एंटीबॉडी लाइब्रेरी HU कल एक अच्छा इंस्पायरिंग एग्जांपल है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक फुल्ली सिंथेटिक फाज एंटीबॉडी लाइब्रेरी है और इसका कम्प्लीटली जो सीक्वेंस होता है CDR लूप रीजन्स का वो भी सिंथेटिक करके बनाया जाता है। साथ ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक फुल लेंथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए आजकल ये जो है केवल स्मॉल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के फ्रेगमेंट्स जिसको हम एंटीजन बाइंडिंग FAB फ्रेगमेंट्स कहते हैं या फिर सिंगल चेन वेरिएबल फ्रेगमेंट है SCFV कहते हैं या फिर सिंगल डोमेन एंटीबॉडी यानी SD एंटीबॉडी कहते हैं, इन्हीं को बना लिया जाता है। तो अभी तक जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है इसको हम कहते हैं नैनो बॉडीज़। तो नैनो बॉडीज़ जो है करंटली नॉन स्मॉलेस्ट रिकॉम्बिनेंट एंटीजन बाइंडिंग डोमेन है, जो कि लेस देन 50 किलो डाल्टन होता है विथ फुल फंक्शनलिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। मतलब जो भी एंटीबॉडी जैसा फंक्शन होगा वैसा ही फंक्शन कर सकता है। ये जो नैनो एंटीबॉडीज़ होती हैं बेसिकली ये हेवी चेन्स होती हैं और ये कंप्लीट प्रोटेक्शन देती हैं। इसमें हेवी चेन्स एंटीबॉडीज़ को कहते हैं HCAB एंड इन स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट to the well established structure of IgG in the mammals that are composed of 2 identical heavy chains and 2 identical light chains। तो नैनो बॉडी में जनरली IgG की प्रॉपर्टी होती है और ये जनरली हेवी चेन्स की बनी होती है। नैनो बॉडी को हम VHH भी कहते हैं, है ना। इज़ ए वेरिएबल डोमेन, क्योंकि इसमें VH यानी वेरिएबल हेवी चेन के जो डोमेन होते हैं वो होते हैं ऑफ HSC एंटीबॉडीज़ यानी कि हेवी चेन एंटीबॉडीज़ एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एंटीजन बाइंडिंग फीचर, और इसी के साथ में एंटीजन बाइंड होता है। नैनो बॉडीज़ हैव रिसीव्ड ग्रोइंग इंटरेस्ट एज ए प्रॉमिसिंग क्लास ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लिनिकली वैल्यूएबल एंटीबॉडी फ्रेगमेंट। तो आजकल इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है। देन कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल एंटीबॉडीज़, नैनो एंटीबॉडीज़ हैव ए मोर हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर लीडिंग टू देयर हाई सॉल्युबिलिटी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें
हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हाइड्रोफिलिक होने के कारण ये इजीली वाटर सॉल्युबल हो जाता है। तो एक्चुअल में सारा का सारा जो नैनो बॉडीज़ है आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसीलिए आर्टिफिशियल बनाए जाने के कारण ये इसमें मल्टीवेलेंट एंटीजन बाइंडिंग कंस्ट्रक्ट भी किया जाता है। मतलब इसमें एक ही बार में बहुत सारे एंटीजन बाइंड हो सकते हैं। ये भी बेसिकली एक प्रोटीन ही है, लेकिन फिर भी इस प्रोटीन में इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल बहुत कम होता है, इसलिए किसी भी टाइप का इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता। नैनो बॉडीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट्स में फॉर इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स एंड इम्यूनो थेरेपेटिक पर्पस। तो थेरेपेटिक पर्पस के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ट्रिपेनोसोमा। ये नॉर्मली जो कैमेलियस ड्रोमेडेरियस है, इसमें मिलता है, कैमल्स में मिलता है। तो ट्रिपेनोसोमा की क्वालिटी होती है कि उसमें हाइपर वेरिएबल इपिटोप्स होते हैं, जिसमें वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो कुछ कांस्टेंट जो है इपिटोप्स ऑफ वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। तो दोनों टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो इसमें किया ये जाता है कि हमारी जो नैनो एंटीबॉडीज़ हैं या नैनो बॉडीज़ हैं, इसको जो कांस्टेंट वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है उसके आइडेंटिफिकेशन करके और उसके साथ में बाइंडिंग करा दी जाती है। तो जो कंजर्व्ड ASN लिंक्ड कार्बोहाइड्रेट ऑफ वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, उसके साथ इसकी बाइंडिंग हो जाती है। तो इससे जो है एनिमल प्रोटेक्ट हो जाता है। साथ ही मतलब ये इसका काम यहाँ हो गया एज ए वैक्सीन। साथ ही जो वेरिएंट सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है, ये स्पेसिफिक नैनोबॉडी कॉन्जुगेटेड विथ बीटा लैक्टमेज हैज़ बीन एग्जिबिटेड टू प्रेजेंट कैपेसिटी एज ए डायग्नोस्टिक टूल फॉर इम्यूनो डिटेक्शन ऑफ ट्रिपेनोसोमा। तो कहीं ना कहीं ये जो VGS होता है, VGS स्पेसिफिक नैनो बॉडीज़ होती हैं, ये बीटा लैक्टमेज के साथ बाइंड होती हैं और इससे पता चलता है कि ट्रिपेनोसोमा है या नहीं है। साथ ही ये देखा गया है कि जो VGS स्पेसिफिक नैनो बॉडीज़ है विथ ट्रंकेटेड एपोलिपोप्रोटीन L1 दैट इज़ एबल टू लाइज द बोथ सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी रोडेंशियंस। तो ट्रिपेनोसोमा का जो पैरासाइट है इसका लाइसिस कर देता है VGS स्पेसिफिक नैनो बॉडीज़ जिसमें ट्रंकेटेड एपोलिपोप्रोटीन L1 होते हैं। इसके कारण होता ये है, माउस मॉडल में ऐसा देखा गया, तो इसके कारण होता ये है कि सक्सेसफुली एलिमिनेशन ऑफ दिस पैरासाइट ड्यूरिंग एक्यूट एंड क्रोनिक फेज। तो आप समझें कि इससे डिसीज़ क्योर हो सकती है। साथ ही एक फंगस होता है जिसको हम कहते हैं मेलाजिया फरफर, ये स्किन को अफेक्ट करता है। तो नैनो बॉडीज़ जो होती हैं इसको एज ए शैम्पू फॉर्म में बनाया जाता है, क्योंकि नैनो बॉडीज़ हाईली स्टेबल होती हैं इन हार्श इन्वायरमेंट। तो शैम्पू फॉर्म में होने के कारण ये जब हम स्काल्प पर इसको रब करते हैं नैनो बॉडीज़ को और शैम्पू को, तो इससे जितनी भी फंगस होती है उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। इस हिसाब से इसको नैनो बॉडीज़ को डेवलप किया जाता है एज ए एंटी डेंड्रफ ड्रग। जो नैनो बॉडीज़ है उसका यूज़ रोटा वायरस इंड्यूस्ड डायरिया में भी देखा गया है कि रोटा वायरस के साथ बाइंड होता है, तो ये रोटा वायरस से इंटरेक्ट करता है। और क्योंकि रोटा वायरस जो है स्टमक के एसिडिक इन्वायरमेंट में रहता है, पर ऐसे में भी हमारा जो नैनो बॉडीज़ है वो इंटरेक्ट करता है और इस रोटा वायरस को इनएक्टिवेट कर देता है। तो जैसे नाइसेरिया मेनिंजाइटिस जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो LPS होता है वो मोनोसाइट के साथ बाइंड होता है। तो यहाँ नैनो बॉडीज़ का इम्यूनो डायग्नोस्टिक और इम्यूनोथेरेपेटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर ये क्या करता है कि नाइसेरिया मेनिंजाइटिस के LPS के साथ बाइंड हो जाता है, जिससे ये LPS मोनोसाइट के साथ बाइंड नहीं हो पाता है। और LPS का है एंडोटॉक्सिन है, तो कहीं ना कहीं जो नैनो बॉडीज़ होती हैं वो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स का भी न्यूट्रलाइजेशन करने का काम करती है। भी अदर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं लाइक कोलेरा टॉक्सिन है ऑफ विब्रियो कोलेरी, देन स्टेफाइलोकोकल एंट्रोटॉक्सिन से है एंट्रोटॉक्सिन B, फिर बॉटुलिनम A न्यूरोटॉक्सिन है। तो और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन से हैं, इन टॉक्सिन के साथ भी बाइंड होकर के इनका न्यूट्रलाइजेशन नैनो बॉडीज़ करती हैं। जो फास्ट डेरिवेटिव एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं फेगोसाइटोसिस को भी ट्रिगर करती हैं, क्योंकि जो ऑप्सनाइजेशन का काम होता है वो हम इन आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ से करवा लेते हैं। तो फेगोसाइटोसिस को इन्हांस करती है, साथ में किसी भी पैथोजन को किसी होस्ट सेल से अटैच होने के लिए प्रिवेंट कर देती है। तो इस टाइप की दो ड्रग्स का नाम है, पहला है रेक्सीबेकुलुमैब और दूसरा है पेलीविजुमैब। तो ये MAB यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गया। तो ये जो ड्रग्स हैं रेक्सीबेकुलुमैब और पेलीविजुमैब, ये गुड एग्जांपल हैं फॉर फाज एंटीबॉडी लाइब्रेरी के, जिसमें
ये एज ए इम्यूनोथेरेपी ह्यूमन डिसीजेज़ में यूज़ करते हैं। इन एंटीबॉडीज़ का यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट प्रोफाइलेक्टिक एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स कॉज करता है, और एक रिस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस ब्रोंकाइटिस। इनके ट्रीटमेंट में इन एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेज इज़ प्रॉमिसिंग टूल फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। कोई भी वैक्सीन इफ़ेक्टिव तब होती है जब उसका जो कैरियर सिस्टम है वो एक्टिवेटेड रहता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये देखा गया है कि जब किसी भी वैक्सीन की प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पाती तो इम्यून सिस्टम प्रोवोक नहीं हो पाता। देयरफॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमल डिलीवरी सिस्टम इज़ ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस फॉर एनी टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है, अगर आपका ऑप्टिमल डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा होगा, ऑप्टिमल होगा, तो ऐसे में वैक्सीन बहुत अच्छी काम करेगी। तो डिलीवरी सिस्टम के लिए रखा गया है बैक्टीरियोफेज को। इसको हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफेज हैव अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ वैक्सीनोलॉजिस्ट एज यूजफुल वैक्सीन डिलीवरी एजेंट and as immunological carrier with potential application in the development of different vaccine type। ऐसा एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था ला क्रूज एट अल ने। ला क्रूज एट अल ने ये देखा कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है इसमें एक सर्कम स्पोरोजॉइड सीपी प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, हाईली इम्यूनोजेनिक है, और ये जो पैरासाइट है ये क्या करता है, ये मलेरिया कॉज करता है। तो इन्होंने इसका जो जीन है उसको F1 फिलामेंटस फाज में डाला, और फिर इसको क्या करा, रिकॉम्बिनेंट फाज बनाया। फाइनली इसको रेबिट में इन्होंने इंजेक्ट करा। तो इन्होंने ये देखा कि इस प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम पैरासाइट के अगेंस्ट में एंटीजेनिक एंड इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स रेबिट में देखने को मिला। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो फाजेस हैं, हम ये तो जानते हैं कि फाजेस किसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर ही अटैक करते हैं, लेकिन ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल आपको बताया इससे पता चलता है कि ये जो फाजेस होते हैं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं कैन ऑल्सो डिलीवर देयर इनकोडेड जीन इनटू द ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में जो हमने इनकोड किया है ऐसे जीन को भी डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसका एक एग्जांपल 1970 में मेरिल एटल ने फिर से देखा। उन्होंने देखा कि जो exposure of the human fibroblast cells derived from a child with congenital deficiency of enzyme alpha D galactose 1 phosphatidylidyl transferase। तो इन्होंने क्या करा, एक चाइल्ड से ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल को लिया, और वो जो चाइल्ड था उसमें पहले से ही जो अल्फ़ा डी गैलेक्टोज 1 फॉस्फेटयूरिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है वो नहीं थी, यानी कि एंजाइम अब्सेंट था। तो इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है उन्होंने उस फाज में डाला, और फाज में डाल करके हार्बरिंग ए वाइल्ड टाइप ऑफ कॉपी ऑफ ट्रांसफरेज जीन ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब वो फाज इस फाइब्रोब्लास्ट सेल कल्चर के पास गया तो ये सेल्स जो हैं इस टाइप की एंजाइम की एक्टिविटी को शो करने लग गई, है ना। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। इससे ये पता चलता है कि जो फाजेस हैं दे आर वेरी इफ़िशिएंट इन जीन डिलीवरी व्हीकल, यानी कि GDV। तो जीन को डिलीवर करने के लिए बहुत अच्छे व्हीकल हैं, और इसीलिए इनको हम एज ए डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक कार्गोज के रूप में टू द ह्यूमन सेल रख सकते हैं। तो ऐसा मैं स्ट्रांगली इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो फाजेस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरियल होस्ट पर ही अटैक करते हों, लेकिन ये जो हैं फाजेस नेचुरल माइक्रोफ्लोरा के रूप में भी इंटेस्टाइन वगैरह में ह्यूमन की बॉडीज़ में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये फाजेस जो हैं अभी तक हैबिचुअल नहीं हुए ह्यूमन बॉडी के, ये ह्यूमन बॉडी में हैबिचुअल होते हैं, और मेमेलियन सेल के भी इसका मतलब ये है कि हैबिचुअल होते हैं। इससे ये पता चलता है कि फाज डिराइव्ड जीन्स जो होते हैं दे कैन ईजिली फंक्शंस एंड प्रॉपरली फंक्शंस इन द मेमेलियन सेल्स। फाजेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसलिए भी है क्योंकि हमें पता है फाज जो है कि सिर्फ बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो फाज बेस्ड वैक्सीन का डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है इन विवो। ये देखा गया कि जो फाजेस हैं वो हाई डोज में जब इंट्राविनसली दिए गए तो भी फाज किसी भी टाइप की टॉक्सिसिटी शो नहीं करते। इसका रीज़न ये था कि जो फाजेस होते हैं बेसिकली दे आर नॉट इन्फेक्शियस फॉर द ह्यूमंस एंड कुड नॉट एक्ट एज पैथोजेनिक एजेंट इन द बॉडी। इनफैक्ट नॉर्मली जो टॉक्सिन्स अगर हम इंजेक्ट कर देते तो वो टॉक्सिन क्या करते हैं, ह्यूमन सेल सरफेस के रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं एंड दे विल ट्रिगर इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो वहीं अगर ये फाजेस जो होते हैं अगर हम इसको इंजेक्ट कर दें तो ये क्या करते हैं,
ये क्या करते हैं कि जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट हुआ है, जो टॉक्सिन जो है सेल के साथ बाइंड हुए हैं, उन रिसेप्टर पर ये बाइंड हो जाते हैं और ऐसे में इवन ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट को कम करने का काम करते हैं। तो ये देखा गया है कि ये जो फाजेज़ हैं ये यूकेरियोटिक सेल के ऊपर प्रोपेगेट नहीं करते हैं, इसलिए दे बिहेव लाइक इनर्ट पार्टिकल, मतलब ऐसा कोई किसी भी टाइप का रिएक्शन शो ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सेफ़र है और इनको हम एज ए अदर वायरल वैक्सीन्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाजेस जो होते हैं ये बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते हैं और हम बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लार्ज क्वांटिटी में लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ये जो फाजेस हैं बेसिकली ये दे आर द possess several characteristics to make them well matched for the development of vaccine delivery platform। तो ये अपने आप को वेल डेवलप्ड कर सकते हैं फॉर द वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए। और ये एक्चुअल में वायरस हैं, वायरल पार्टिकल हैं, तो ये डाइवर्स रेंज ऑफ हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। फाइजर्स जो हैं इस प्रकार से जब जीन डिलीवरी करेंगे और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे तो दे विल इन्हांस द ह्यूमरल एज वेल एज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अगर इनको किसी एंटीजन के साथ में भी बाइंड किया जाता है तो ये दे विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग एडजुवेंट, है ना, एंड आर एबल टू बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीजन कितनी बार ऐसा रहता है कि सिर्फ इम्यूनोजेनिक रह जाता है, एंटीजेनिक नहीं हो पाता, तो ऐसे में हमें एडजुवेंट यूज़ करना पड़ता है। एडजुवेंट क्या करता है, किसी भी इम्यूनोजन को एंटीजन बनाता है और उसकी एंटीजेनिसिटी को मेंटेन रखता है। तो इसलिए फाज एज ए स्ट्रॉन्ग एडजुवेंट भी एक्ट कर सकता है। इस प्रकार से हम किसी भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के साथ या सिंथेटिक पेप्टाइड के साथ में एज ए एडजुवेंट फाज को वैक्सीन में यूज़ कर सकते हैं। जो फाजेस होते हैं वो बहुत अच्छे कैरियर की तरह भी काम करते हैं, कैरियर प्रोटीन की तरह भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल F1 फिलामेंटस फाज जो होता है उसमें B2.1 पेप्टाइड होता है और ये बहुत ही अच्छा कैरियर है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो माइस है उसमें जो ट्रेडिशनल कैरियर सच एज ओवा एल्ब्यूमिन है, इसके साथ में जब हम हमारे एंटीजेनिक पेप्टाइड को जोड़ते हैं तब होता ये है कि इतना इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होता जितना हमारा F1 फिलामेंट के B2.1 पेप्टाइड से होता है। फाजिस में इस टाइप की जो इम्यूनो स्टिमुलेटरी प्रॉपर्टी है, साथ में जो एडजुवेंट की कैपेसिटी है, वो इसलिए भी हो सकती है क्योंकि फाजिस में जो है अनमिथाइलेटेड CpG मोटिव्स होते हैं इन देयर जीनोम। और ये CpG मोटिव्स वाले जो जीनोम हैं ये टोल लाइक रिसेप्टर के साथ में बाइंड होकर के इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अलग से एडजुवेंट को प्यूरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जो वर्क है CpG मोटिव्स का टू एक्टिवेट इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स बाय अटैचिंग टोल लाइक रिसेप्टर, तो ये एक टाइप से नेचुरल एडजुवेंट हो जाता है और अलग से हमें वैक्सीन के साथ में जो एडजुवेंट है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अलग से ना ही हमें किसी एडजुवेंट को प्यूरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से बहुत कम कॉस्ट में ही हम किसी फाज को किसी वैक्सीन के साथ में कैंडिडेट के साथ में अटैच कर सकते हैं और इस प्रकार से हम वैक्सीन की जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो उसको इन्हांस कर सकते हैं। वहीं ये देखा गया है कि फाज जो होते हैं वो पार्टिकुलेट नेचर के होते हैं, इसीलिए जैसे ही हम इसको एज ए वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं विथ वैक्सीन, मतलब एज ए एडजुवेंट भी हम डालते हैं, तो होता ये है कि जो APC है वो इसको इनगल्फ करती है फाज को और इसके जितने भी एंटीजेनिक और इम्यूनोजेनिक डिटर्मिनेंट हैं उन सबको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद में जो MSC कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर, चाहे वो 1 हो या 2 हो, उसके ऊपर ये प्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से जो फाजेस होते हैं ये MSC क्लास 1 को एक्टिवेट करते हैं जिसके कारण जो है CMI रिस्पॉन्स आता है और MSC क्लास 2 को एक्टिवेट करते हैं जिसके कारण जो है जो HMI है वो रिस्पॉन्स आता है। नॉर्मली हम जितनी भी वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं वो या तो इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करते हैं या सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते हैं, लेकिन फाज बेस्ड वैक्सीन जो होती है दे आर मोर स्टेबल इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसके कारण फाज बेस्ड वैक्सीन जो होती हैं इसको हम ओरली भी ले सकते हैं। पर ओरली देने में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो फाजेस होते हैं वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जो गट के माइक्रोफ्लोरा हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो नॉन लाइटिक फाजेस हैं, जो बैक्टीरिया को किलिंग नहीं करते हैं, ऐसे फाजेस का यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो फाजेस हैं उससे रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं उसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में फाज बेस्ड वैक्सीन का ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोस्टिमुलेटरी इफेक्ट एज ए वैक्सीन। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्यूनोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फाजेस एंड फाज डिस्प्लेड पेप्टाइड्स।
अभी तक हमने ये देखा कि फाज जो है बैक्टीरिया एज ए बैक्टीरियल होस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आता है कि जब हम इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं तो ये फाजेस जो होते हैं हमारी इम्यून सेल से भी इंटरेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट मेमेलियन सेल एंड पर्टिकुलरली द इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी हमारे इन दिए हुए फाजेस से इंटरेक्ट करता है। इसलिए सबसे बड़ा पॉइंट ये रेज़ होता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रेज़ होती है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम इसको एक्सेप्ट करता है फाज को और MSC1 और MSC2 के साथ इंटरेक्ट करता है, तो होता ये है कि इन फाजेस के अगेंस्ट में भी एंटी फाज एंटीबॉडी बन जाती है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है ऑफ फाज इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि फाज भी इम्यूनोजेनिक हो जाता है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि जो फाजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को भी अफेक्ट करता है और साथ में इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को भी अफेक्ट करता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे फाजेस एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये देखा गया है कि जो 5X174 फाज है, ये फाज इन विवो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 30 ईयर से क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है टू एज ए टूल टू एवेल्युएट टी हेल्पर सेल डिपेंडेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन द इम्यून डेफिशिएंट पेशेंट। तो जनरली इसका यूज़ किया जाता है 5X174 का जो इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं ऐसे पेशेंट में, ताकि टी हेल्पर सेल डिपेंडेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया जा सके। तो ऐसी एक नहीं बहुत सारी रिपोर्ट्स है जिसमें ये पता चलता है कि फाज भी जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इंड्यूस कर सकती है। तो ये देखा गया है कि जो नॉन इम्यूनाइज्ड ह्यूमन या एनिमल्स हैं उसमें लो लेवल ऑफ एंटीफाज एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। और ये बिलीव किया जाता है कि ये जो फाजेस होते हैं कहाँ से आते हैं, ये डिफरेंट टाइप के फूड से आते हैं या फिर हम जो खाते हैं उससे आते हैं, या हमारा जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है बॉडी का उससे फाजेस आते हैं जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और ये जो एंटीफाज एंटीबॉडीज़ हैं ये जनरली belongs to the category of neutralizing antibody with capacity for binding to the viral epitopes that are essential for infecting host cell। तो जहाँ मान लीजिए कोई वायरस का अटैक होने वाला होता है उसकी जगह पर ये एंटीबॉडीज आकर के होस्ट सेल पे बाइंड हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम एनी वायरल डिसीज़। जहाँ वायरल अटैच होने वाला होता है उधर इनकी एंटीबॉडीज़ अटैच हो जाती है। साथ ही अगर हमें पता है कि जो फाजेस हैं उसके कारण भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि 12 मर पेप्टाइड इपिटोप्स जो होते हैं ऑफ सर्कमस्पोरोजॉइड प्रोटीन ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का एक सर्कमजॉइड प्रोटीन है जो कि 12 मर पेप्टाइड इपिटोप होता है, जो कि इसका नाम है माल 1 और माल 2। तो इसको हम अगर इंजेक्ट कर दें इन इन द फिलामेंटस फाज, तो होगा ये कि फिलामेंटस फाज पे डिस्प्ले हो जाएंगे एंड हैज़ बीन एबल टू इंड्यूस अ स्पेसिफिक IgG एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन द माउस मॉडल। ये जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनती हैं बेसिकली ये टी सेल डिपेंडेंट होती हैं। और इसमें टी सेल जो है मतलब ये जितनी भी एंटीबॉडीज़ हैं, फाज जो है रिप्रेजेंट होता है विद द MSC क्लास, और उसके बाद वो टी सेल को रिप्रेजेंट करता है, टी सेल एक्टिवेट होती है। तो अल्टीमेटली ये जितनी भी एक्टिविटी है ये टी सेल डिपेंडेंट होती है। अब दो बहुत डेंजरस डिसीज़ेज़ हैं, लाइक एक तो HIV हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक डिसीज़ होती है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस। तो इन दोनों वायरसेस का जो अटैचमेंट पॉइंट है हमारे सेल के ऊपर वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 फॉर द HIV। और यहाँ जो रिस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है ये बाइंड होता है ग्लाइकोप्रोटीन G से। अगर इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ हम पहले ही बना लें फाज, तो होगा ये कि जो यहाँ पर ये है कि जो FD फाज है वो एक एपिटोप डिस्प्ले करता है फ्रॉम V3 लूप ऑफ सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन। तो अगर ये एंटीबॉडीज इसके साथ बाइंड हो जाती है तो ना तो HIV होगा और ना ही ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस होगा। इस प्रकार से हम फाजेस का यूज़ करके एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं और ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं डिफरेंट टाइप की डिसीज़ से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे फाज एंड टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। हम ये जानते हैं कि जो टी सेल होती है वो या तो CD8 वाली होती हैं या फिर CD4 पॉजिटिव वाली होती हैं। और जब भी कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है या फिर कोई ट्यूमर सेल है तो वो क्या करती है कि वो CD8 पॉजिटिव टी सेल को एक्टिवेट करती है, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करती है। और इसके कारण जो है हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब आप सोचिए कि हमें अगर साइटोटॉक्सिक टी रिस्पॉन्स ही जनरेट करना है तो ऐसे में हमें ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो कि इंट्रासेलुलर हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हम जितनी भी वैक्सीन दे रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ाती है, क्योंकि वो वैक्सीन जो होती है
MSC क्लास 1 को एक्टिवेट नहीं कर पाती और इसके कारण जो होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही ऐसे कैरियर हैं जो क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल पाथवे के थ्रू साइटोटॉक्सिक टी सेल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। इस प्रकार फाज डिस्प्लेड पेप्टाइड इपिटोप्स जो हैं कैन माउंट एफिशिएंट सेल्युलर इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो फाज पे एंटीजन डिस्प्ले होते हैं या इपिटोप डिस्प्ले होते हैं, फाज डिस्प्लेइंग इपिटोप बोथ फ्रॉम ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, यानी कि एक आप ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन का डिस्प्ले करें और एक वायरल पेप्टाइड का डिस्प्ले करें, तो ये दोनों ही जो होते हैं वो स्ट्रांगली पेप्टाइड स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक यहाँ पर एक प्रोटीन है, पेप्टाइड है, जिसको कहते हैं RT2, डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आया है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ HIV1 से। तो ये जब पेप्टाइड डिस्प्ले होता है ऑन FD फाज, तो इसके कारण क्या होता है, एपिटोप स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स जनरेट होता है इन द ह्यूमन सेल लाइन। तो माइस में भी, मतलब एक तो ये सेल लाइन का हो गया, लेकिन अगर माइस में भी इम्यूनाइजेशन किया जाए विथ दिस RT2 एपिटोप, तो स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी रिस्पॉन्स देखने को मिला है। नाउ अब हम बात करेंगे फाजेज, इन्नेट इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन। तो अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि जितने भी पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स हैं, पैम्प, वो हमेशा PRR को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि डिफरेंट पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये हमें पता है। तो अगर हम बात करें कि कुछ सॉल्युबल PRR भी होते हैं, ये PRR नॉर्मली ब्लड में जाकर के एक्ट्स एज ए ऑप्सोनिन, तो इसके ऊपर ऑप्सोनाइजेशन होता है विथ एंटीबॉडीज़, और ये जो है फाइनली कंप्लीमेंट पाथवे को भी एक्टिवेट करते हैं। PRR का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टोल लाइक रिसेप्टर। ये जितने भी टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं, ये फेगोसाइटिक सेल के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं और इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेशन का रिएक्शन करते हैं। तो ऐसे में डिफरेंट टाइप के जो पैम्प हैं वो जब PRR से इंटरेक्ट करते हैं तो बॉडी में बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, सेल सिग्नलिंग पाथवे जनरेट होता है और फाइनली इन्फ्लेमेशन होता है। साथ ही अगर बात करें तो पैम्प जो हैं वो टोल लाइक रिसेप्टर मीडिएटेड एक्टिवेशन करते हैं, तो जो मोनोसाइट है और मैक्रोफेजेस है उनका एक्टिवेशन होता है, और ये क्या करते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को एक्टिवेट करते हैं, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड है या फिर कोई ऑक्सीजन स्पीशीज़ है। और इसके बाद इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड साइटोकाइंस भी रिलीज़ होते हैं, लाइक इंटरल्यूकिन 12 है, इंटरल्यूकिन 23 है, और ऐसे में फ्री रेडिकल मीडिएटेड फेगोसाइटोसिस होता है और डीनेचुरेशन ऑफ एंटीजन होता है, फाइनली एंटीजन का डिग्रेडेशन होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फाजेस एंड साइटोकाइन प्रोडक्शन। तो जो फाजेस हैं वो जनरली बहुत सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक अगर हम T7 फाज और FD फाज को इंजेक्ट करें तो ये फाजेस जो होते हैं ये इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करते हैं, और अगर हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के जो फाज होते हैं उसको इंजेक्ट करें तो ये फाजेस इंटरल्यूकिन 6 के प्रोडक्शन को इंड्यूस करते हैं, और अगर प्यूरीफाइड T4 फाज को अगर हम इंजेक्ट करें तो ये इनहिबिट करते हैं माइटोजन इंड्यूस्ड इंटरल्यूकिन 2 को। तो ऐसे में अगर हम इन फाजेस से साइटोकाइन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हों तो जो बैक्टीरिया के कारण होने वाली प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं उनके लेवल को हम घटा सकते हैं, और इसको भी हम एज ए थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक डिसीज़ होती है जिसमें वुंड बर्न होता है ड्यू टू क्लेप्शिला न्यूमोनी, तो इसके कारण देर इज़ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इंटरल्यूकिन 1 बीटा होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी कम हो जाता है, इंटरल्यूकिन 10 कम हो जाता है। तो ऐसे में फाज को देने पर इनका लेवल बढ़ाया जा सकता है। हमें ये पता है कि जितने भी फाजेस होते हैं उनके जीनोम में अनमिथाइलेटेड CpG मोटिव्स होते हैं, और ये इन्नेट इम्यूनिटी के जो PRR हैं जैसे कि TLR9 इनको एक्टिवेट करते हैं। तो इनके एक्टिवेशन से टी हेल्पर सेल जो होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, और टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होने से डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, लाइक इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 18। लेकिन ये जो साइटोकाइन का एक्सप्रेशन है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। फॉर एग्जांपल ऐसा पेशेंट जिसमें पहले से ही लो लेवल ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है, इसमें हम फास्ट देंगे तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, जबकि अगर ऐसा पेशेंट है जिसमें हाई सीरम लेवल ऑफ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा है तो फास्ट देने पर
ये एक्सप्रेशन इसका जो है डाउन रेगुलेट हो जाएगा। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फाजेस एंड कनेक्टिंग इनेट इम्यूनिटी टू एडेप्टिव इम्यूनिटी। फाजेस कहीं ना कहीं इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फाजेस होते हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक है इन बिटवीन एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि जो फाजेस होते हैं वो उनके अगेंस्ट में एंटीफॉज एंटीबॉडी बनती हैं और ये जो एंटीफॉज एंटीबॉडी होती है ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है वो भी एक्टिवेट होता है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जो मैक्रोफेजेस होते हैं अब वो ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं क्योंकि अब ये एक्टिवेट हो चुके हैं, जो कि इन फाजेस को सर्कुलेशन से रिमूव करने का काम करते हैं। साथ ही एक्टिवेट करते हैं बी सेल रिस्पॉन्स को, जिसके कारण जो होता है एंटीफाज एंटीबॉडी बनती हैं और फाइनली ये मैक्रोफेज जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इन फाजेस को ब्लड सर्कुलेशन से रिमूव कर देते हैं। कंप्लीमेंट एक्टिवेशन के बाद में जो कंप्लीमेंट का क्लीवेज होता है इसके कारण भी बहुत सारे कीमो अट्रैक्टेंट एक्टिवेट होते हैं और इनके जो रिसेप्टर हैं वो माइलाइट सेल, लिम्फॉइड सेल, स्ट्रोमल सेल पे मिलते हैं और ये जो होते हैं जो कंप्लीमेंट क्लीवेज प्रोडक्ट हैं ये क्या करते हैं, इन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। लाइक देयर इज़ रेगुलेशन ऑफ बी सेल एंड टी सेल, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया है वो है फाज में सीपीजी मोटिफ्स का होना, जो कि क्या करता है, स्पेशली एपीसी को एक्टिवेट करता है और इसके कारण जो है एपीसी टी सेल को एक्टिवेट करता है। फाइनली एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। और द नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फास्ट डिस्प्ले वैक्सीन्स, बैक्टीरियल वायरसेस एंड रूट टू एंटीजन डिलीवरी। यहाँ पर जो फाजेस होते हैं वो मेनली वैक्सीन डिलीवरी व्हीकल की तरह काम करते हैं और ये जो वैक्सीन डिलीवरी व्हीकल हैं इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है फाजेस एज ए डीएनए वैक्सीन और दूसरा होता है फाजेस डिस्प्ले वैक्सीन। अब इसमें हम सबसे पहले जो फाज डीएनए वैक्सीन है इसको समझेंगे। फाज डीएनए वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो भी एंटीजन कोडिंग जीन है, जो एंटीजन को कोड करता है, तो एंटीजन कोडिंग जीन को एक यूकैरियोटिक कैसेट में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इन फास्ट डीएनए वैक्सीन द एंटीजन कोडिंग जीन विच हैज़ बिन क्लोन्ड इनटू ए यूकैरियोटिक कैसेट इज इंसर्टेड इनटू द फास्ट जीनोम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन है जिससे कि एंटीजन प्रोड्यूस होगा और ये जो वाइट कलर का है ये है यूकैरियोटिक कैसेट। तो यूकैरियोटिक कैसेट क्या काम करती है इसको समझते हैं। यूकैरियोटिक कैसेट कंटेन सीक्वेंसेस essential for proper regulation of gene expression including promoter 5' UTR, इसको हम कहते हैं 5' untranslated region, देन ORF यानी ओपन रीडिंग फ्रेम, देन 3' यानी कि UTR ये है 3' untranslated region एंड पॉली ए टेल। तो इसमें 5' और 3' पर UTR होते हैं और ओपन रीडिंग फ्रेम होती है और पॉली ए टेल होता है। तो ये कैसेट के साथ में इंसर्ट करके ये जो पूरा फाज है इसको हम डाल देते हैं एक बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया में ये जो है मल्टीप्लाई होता रहता है और अब इस बैक्टीरिया से हम इस मल्टीपल फाजेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर द एंटीजन कोडिंग जीन इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्ग प्रमोटर एंड एफिशिएंट रेगुलेटरी सीक्वेंस आफ्टर एम्प्लीफिकेशन इन द बैक्टीरियल सेल द होल फाज पार्टिकल आर प्यूरिफाइड। जैसे मैंने आपको बताया कि अब इस पूरे फाज को प्यूरिफाई कर लेते हैं एंड देन इंजेक्टेड इनटू द होस्ट एज एन इम्यूनाइजेशन टूल। तो अब ये जब प्यूरिफाई फाज होता है ना, इसको एज इट इज़ पूरा का पूरा होस्ट में इंजेक्ट कर देते हैं और इसी को कहते हैं हम फाज डीएनए वैक्सीन। अब नॉर्मल नेकेड डीएनए वैक्सीन और फास्ट डीएनए वैक्सीन में क्या डिफरेंस होता है इसको थोड़ा समझते हैं। Unlike the standard DNA vaccines, here the vaccine producing sequence is protected from degradation by the phage coat protein। क्योंकि इस DNA के ऊपर पहले से ही एक फाज का कोट प्रोटीन है इसलिए इस DNA वैक्सीन को डिग्रेड होने से रोका जा सकता है। और नॉर्मली जो स्टैंडर्ड DNA वैक्सीन्स होती हैं वो नेकेड होती हैं, उस पर कोई कोट प्रोटीन नहीं होता, तो ऐसे में उसका डिग्रेडेशन ईजिली हो जाता है। Therefore, this vaccine have higher stability for administration, in particular as oral vaccine। तो ओरल भी अगर इसको हम देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि ओरल में क्या होगा, जो स्टमक वगैरह का जो एसिडिक पीएच है उसको भी ये रजिस्ट कर पाएगा। स्टोरेज भी हम आराम से इसका कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी इसको आराम से हम कर सकते हैं। Compared with the standard plasmid DNA vaccine, fast DNA vaccine have been demonstrated to yield better result at
लोअर डोजेस, कम क्वांटिटी देने पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. दिस वैक्सीन्स हैव बीन यूज्ड टू इम्यूनाइज द डिफरेंट स्मॉल एंड लार्ज एनिमल मॉडल्स एंड द रिजल्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दे कैन इंड्यूस ए सिग्निफिकेंटली हायर एंड लॉन्गर लास्टिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इन कंपेरिजन विद द नेकेड डीएनए वैक्सीन. तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बहुत सिग्निफिकेंट हायर और लॉन्गर लास्टिंग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मिलेगा इसमें, और ये डिफरेंट लार्ज और स्मॉल एनिमल मॉडल में दिया जा सकता है ना, एज कंपेरिजन विद द नेकेड डीएनए वैक्सीन और इवन प्यूरीफाइड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. तो मतलब ये कंपैरिजन है, चाहे आप प्यूरीफाइड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन दो चाहे नेकेड डीएनए वैक्सीन दो, इसका जो फाज का डीएनए का रिस्पॉन्स है ये बहुत ही अच्छा मिलेगा. तो ये बेसिकली वैक्सीन का फाज बेस्ड डिलीवरी सिस्टम है कि यहाँ पर फाज के जो कोड प्रोटीन है ये एक टाइप के डीएनए वैक्सीन को ले जाने का काम करता है, एज ए कैरियर का काम करता है, एज ए डिलीवरी का काम करता है. तो आजकल जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट साइंटिस्ट ले रहे हैं और फास्ट बेस्ड डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं. नाउ अब हम बात करेंगे फास्ट डिस्प्ले वैक्सीन की. फास्ट डिस्प्ले वैक्सीन में क्या करते हैं कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि एक एंटीजन प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम फाज के कोड प्रोटीन के जीन के साथ में इंसर्ट कर देते हैं. तो जैसे ही फिर इस पूरे सिस्टम को हम बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हैं. बैक्टीरिया में ये मल्टीप्लाई होता है और ये जो फाज होते हैं इसके कोड प्रोटीन पर हमारा जो फॉरेन प्रोटीन है या जो हमारा इंटरेस्ट जीन इंटरेस्ट का जो प्रोटीन है वो भी साथ में एक्सप्रेस हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं फाज डिस्प्ले वैक्सीन. पर ये देखा गया है कि ये जो प्रोटीन रहता है कभी कभी अपने एक्चुअल फंक्शनल स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन में होता है. तो ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा एंटीजेनिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा इम्यूनोजेनिक तो होता है, ये साथ में एंटीजेनिक भी हो जाता है. तो अभी ऐसा किया गया है कि जो भी हमको कोड प्रोटीन के साथ में हमारा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसको अंदर डालने की बजाय हम सीधा कोड प्रोटीन के साथ ही आर्टिफिशियल लिंकर के साथ में हमारे जो प्रोटीन है जो एंटीजन है उसको बाहर ही बाइंड कर देते हैं. मतलब अंदर कहीं से कहीं तक हमको इसका क्लोनिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. और ऐसे में हम डाइवर्स रेंज ऑफ एंटीजन को फाज के ऊपर एडहर कर देते हैं. तो ऐसे में हम कभी भी फाज बेस्ड वैक्सीन बना सकते हैं क्योंकि इसमें फाज जो होता है वो कहीं से कहीं तक मेमिलियन सेल को नुकसान नहीं पहुंचाता. तो ऐसे में ये जो फाज है यहाँ पर एज ए डिलीवरी सिस्टम की तरह या डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि हमें बार बार इसके लिए आर्टिफिशियल लिंकर के साथ में हमारे एंटीजन को कोड प्रोटीन से अटैच करना पड़ेगा. इससे अच्छा सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस यही है कि हम सीधा फाज की विरियन में हमारा जो जीनोम है उसको इंसर्ट कर दें ताकि बैक्टीरियल सिस्टम में हमें कंटिन्यूसली इस टाइप का जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है वो मिलता रहे. अब जो है जितने भी फिलामेंटस फाज हैं लाइक M13, इसके अलावा लेमडा फाज, T4 फाज, T7 फाज एंड इवन सम RNA फाजेस को जो है इसमें यूज़ किया जाने लगा है. और इनका यूज़ फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन, फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट एंड फॉर द वेराइटी ऑफ पैरासिटिक एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में एंड वैक्सीन प्रोडक्शन में किया जा रहा है. अगर हम कोड प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फिलामेंटस फाज है उसके केस में लगभग हम 2700 कॉपीज जो है एक बैक्टीरियल सेल से रिकवर कर सकते हैं. इसका जो कोड प्रोटीन होता है फिलामेंटस फाज का ये मेजर प्रोटीन कहलाता है P8, है ना. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन में और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. और इसके ऊपर कैपिंग होती है विथ बोथ ऑफ एंड्स विथ माइनर कोड प्रोटीन्स की जो कि P3 की, देन P6 की, देन P7 की और P9 की होती है. तो लगभग ये 1 2 3 4 अलग अलग टाइप के माइनर कोड प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैपिंग का काम करते हैं दोनों साइड पर. तो ऐसी लगभग 5 कॉपीज़ होती हैं एट अराउंड द P8 मेजर कोड प्रोटीन. अगर हम लेमडा फाज की बात करें तो लेमडा फाज में किसी भी टाइप का फॉरेन एंटीजन जो है इसमें GPD प्रोटीन के साथ फ्यूज़ कर सकते हैं. और जो फॉरेन एंटीजन है लगभग हम 450 कॉपीज़ ऑफ फॉरेन एंटीजन जो होता है लेमडा फाज की सरफेस पर चिपका सकते हैं अच्छे से. तो ऐसा करने से हम जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सरफेस एंटीजन्स हमारे पास में होंगे ऑन ए पर्टिकुलर फाज उतनी ज़्यादा हाई कॉपी नंबर ऑफ सेम एंटीजन होने से हमें जो अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए वो मिल जाएगा. तो इस टाइप का जो फ्यूज़न प्रोडक्ट है एंटीजन और GPD का, इसका यूज़ किया गया है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पोर्साइन सर्कोवायरस इन्फेक्शन में. अगर हम T4 फाज की बात करें
तो जो T4 फाज है उसमें दो टाइप के आउटर सरफेस प्रोटीन्स होते हैं और हाईली इम्यूनोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं। इसका नाम है SOC एंड HOC। इसमें भी हम हमारे एंटीजन को फ्यूज़ कर सकते हैं SOC और HOC के साथ में। ऐसे ही अगर हम T7 फाज की बात करें तो एंटीजन को हम इजीली T7 के कैप्सिड प्रोटीन 10B पर फ्यूज़ कर सकते हैं और 10B पर एक कार्बोक्सिल एंड होता है, यहाँ पर हम फ्यूज़ करते हैं। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिला जिसमें जो लंग कैंसर होता है, तो लंग कैंसर जेनोग्राफ्ट ट्यूमर, इसमें देखने को मिला कि T7 फाज में हमने ह्यूमन डिराइव्ड वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है इसको कैप्सिड प्रोटीन के साथ में फ्यूज़ कर दिया और फ्यूज़ करने के बाद में जब इसको हमने इंट्रोड्यूस किया तब देखा कि इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जो कि कैंसर के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है और कैंसर की जो सेल्स होती हैं उसमें ग्रोथ होना बंद हो जाता है। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफाजेज जिसमें RNA का जीनोम होता है उससे भी हम वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो एंटीजन्स होते हैं वो QB और MS2 ये दो अलग अलग कोड प्रोटीन्स हैं जो कि RNA वायरस में मिलते हैं और इसके साथ हमारा एंटीजन हम फ्यूज़ कर देते हैं और इस टाइप से जो बनने वाली वैक्सीन होती है उसका यूज़ किया जाता है अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन एंड HIV इन्फेक्शन। तो ड्रग एडिक्शन और HIV इन्फेक्शन के लिए पर्टिकुलरली हम बैक्टीरियोफाज के RNA जीनोम का यूज़ करते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है फिलामेंटस फाजेस, पॉपुलर सिस्टम फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। तो फिलामेंटस फाजेस कौन कौन से वायरसेस होते हैं जो स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विथ F प्लाज्मिड वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको इन्फेक्ट करते हों। ये फिलामेंटस फाजेस बिलोंग करते हैं इनोविरिडी फैमिली और जीनस इनोवायरस। फिलामेंटस फाजेस में स्पेशली जो आते हैं वो है M13 फाज, FD फाज और F1 फाजेस और ये सभी जो हैं मोस्ट पॉपुलर हैं क्योंकि इनका ही यूज़ हम करते हैं फास्ट डिस्प्ले वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। इनका जो कैप्सिड प्रोटीन है वो बहुत ही सिंपलेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन टाइप्स। तो बहुत कम इसमें प्रोटीन्स होते हैं और साथ में ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम हार्बर करता है एंड इट इज़ आइडियल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग पर्पस। तो फिलामेंटस फाज ट्रेडिशनली यूज़ होने वाले जो कैरियर प्रोटीन्स हैं जो हम वैक्सीन में यूज़ करते हैं, लाइक बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन है, लाइक कीहोल लिम्पेट होमोसाइनिन है। तो ऐसे ही होते हैं हमारे फिलामेंटस फाजेस। मतलब जितने इम्यूनोजेनिक ये होते हैं ट्रेडिशनल वैक्सीन प्रोटीन्स, जैसे हमने अभी आपको दो बताए BSA और KLH, वैसा ही जो होता है फिलामेंटस फाज भी इम्यूनोजेनिक होता है। लेकिन एक बस छोटी सी प्रॉब्लम यही है कि हमारे फिलामेंटस फाजेस में एंडोजिनस B सेल इपिटोप्स होते हैं जो कि B सेल का एक्टिवेशन करने का काम कर देते हैं, जिसके कारण एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाता है और वो अगेंस्ट फाज यानी एंटी फाज एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ जो फिलामेंटस फाज है इसका यूज़ इसलिए करते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि आखिर हम फिलामेंटस फाज ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो इसका रिप्लाई ये है कि नॉर्मली हमारे गट में, इंटेस्टाइन में, ह्यूमन गट में जो ई कोलाई है वो हार्बर करता है और इस ई कोलाई को ये फिलामेंटस फाज इजीली इन्फेक्ट करता है। और ये ई कोलाई और ये फाज आपस में कॉमन सेल बैक्टीरिया और ये हैं जो कि हमारे गट में, ह्यूमन गट में रहते हैं। तो इसलिए हम जो है ज़्यादा करके फिलामेंटस फाज का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इससे समझ में आता है कि हमारे इन फिलामेंटस फाज के यूज़ करने से किसी भी टाइप के इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को नहीं झेलना पड़ेगा। ह्यूमन बींग्स में एक लॉन्ग इवोल्यूशनरी पीरियड में ये जो फिलामेंटस फाजेस हैं इनके रहने से एक लो लेवल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है और स्पेशली ये देखा गया है कि फिलामेंटस फाज में जो P3 कोड प्रोटीन होता है जो कि माइनर कोड प्रोटीन है, इसमें भी लगभग 400 एमिनो एसिड्स की एक पेप्टाइड चेन होती है जो कि B सेल और T सेल के लिए इपिटोप की तरह काम करती है और इन दोनों के रिस्पॉन्स को बढ़ाती है। तो ऐसे जो फाज हैं उन पर हम डिफरेंट टाइप के जो एंटीबॉडी इलिसिट करने वाले, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने वाले जो हमारे एंटीजन्स हैं उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करवाते हैं और इससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है एनिमल्स में, स्पेशली एक्सपेरिमेंटल एनिमल मॉडल में, क्योंकि अभी तक एनिमल्स में इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। और स्पेशली फिलामेंटस फाज में P3 और P8 के जो कोड प्रोटीन्स हैं
इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द प्रेजेंटेशन, फॉर द डिस्प्ले ऑफ एक्सोजिनस एमिनो एसिड सीक्वेंस, या फिर हमारे पेप्टाइड सीक्वेंस, या फिर हमारे एंटीजेंस। चूँकि ये जो P8 है ये हाई कॉपी नंबर में होता है, इसलिए ये कम से कम एंटीजन को एक्सपोज कर पाता है, कम से कम एंटीजन के साथ बाइंड होता है, जबकि P3 जो है लो कॉपी नंबर में होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लार्ज एंटीजन के साथ में एक्सप्लॉइट होता है और इफ़ेक्टिवली डिस्प्ले कर देता है। इसलिए कोड प्रोटीन का ये जो कॉपी नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द वैक्सीन डेवलपमेंट। अगर कॉपी नंबर कम होगा तो डिस्प्ले ऑफ एंटीजन ज़्यादा रहेगा, और अगर कॉपी नंबर ज़्यादा होगा तो डिस्प्ले ऑफ एंटीजन कम होगा। और हमें चाहिए कि नंबर ऑफ़ डिस्प्ले कितने ज़्यादा हों या कितने कम हों, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है कॉपी नंबर के जो कोड प्रोटीन कॉपी नंबर हैं उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें आप ऊपर देखेंगे कि जो P8 कोड प्रोटीन है वो जो है इसके कॉपी नंबर ज़्यादा हैं, इसीलिए ये स्मॉल प्रोटीन या पेप्टाइड्स को ही एक्सप्लॉइट कर पाता है, डिस्प्ले कर पाता है। जबकि जो हमारा ये P3 है कोड प्रोटीन, जो कि माइनर कोड प्रोटीन है, ये इसके कॉपी नंबर कम होते हैं, इसीलिए ये लार्ज एंटीजन को डिस्प्ले कर पाता है। तो अगर आपको लार्ज एंटीजन डिस्प्ले करवाना हो तो P3 यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको स्मॉल एंटीजन डिस्प्ले करवाना हो तो P8 यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर कॉपी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखा गया है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि कॉपी नंबर ज़्यादा हों और हम स्मॉल पेप्टाइड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल पेप्टाइड जब एक्सपोज होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी आएगी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो P3 फ्यूज़न होता है जिस एंटीजन का, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी कम रहती है, और जबकि हाई कॉपी नंबर वाला जो P8 फ्यूज़न है, इसमें जो कॉपी नंबर है वो ज़्यादा होने से इम्यूनोजेनिसिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसी का एग्ज़ाम्पल है कि जो P8 कोड प्रोटीन है उसको जब बाइंड किया जाता है ह्यूमन हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन से, तो ये देखा गया कि माइस में और रेबिट में जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो पोटेंट हुआ, मतलब पोटेंट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ। जबकि P3 कोड प्रोटीन के साथ में जब हेपेटाइटिस बी वायरस के पेप्टाइड ह्यूमन एच फेरेटिन को जोड़ा गया, बाइंड किया गया या फ्यूज़ किया गया, तो ऐसे में जो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स था वो कम देखने को मिला। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ रहे हैं वो है फाज लाइब्रेरी स्क्रीनिंग एंड माइमोटोप आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द माइमोटोप। माइमोटोप होता है एपिटोप की मिमिक्री करने वाला, है ना। एपिटोप क्या होता है? एपिटोप एंटीजन का एक पार्ट होता है जो कि जो है बाइंड होता है विथ एनी रिसेप्टर, ये होता है एपिटोप। तो अब आप समझें कि फाजेज में एक क्वालिटी होती है कि वो एपिटोप के स्ट्रक्चर की मिमिक्री कर सकता है ना। तो कितनी बड़ी बात है, आपको एंटीजन अलग से बाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंटीजन की जो एपिटोप की मिमिक्री अगर फाज कर लेगा तो फाज जो होता है उसको हम माइमोटोप कह देते हैं। तो फाज के अंदर ऐसे पेप्टाइड जो कि इस टाइप की मिमिक्री करते हैं उसको हम माइमोटोप कहते हैं। और माइमोटोप का जो यूज़ है फास्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है ना। इन रैंडम पेप्टाइड लाइब्रेरी में ये देखा गया है कि बहुत सारे हमें माइमोटोप मिले हैं, और इसीलिए इन फाजेस का हम बहुत ज़्यादा अच्छे से एज ए वैक्सीन कैंडिडेट यूज़ कर सकते हैं। हमें इस टाइप की जो माइमोटोप्स हैं उसकी एक इस लाइब्रेरी की स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली हम इस टाइप के माइमोटोप की स्क्रीनिंग करने के बाद में इस लाइब्रेरी में, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेप्टाइड्स हैं फाज के ऊपर, तो इससे पता लगा सकते हैं कि आखिर ये सुटेबल है या नहीं वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। तो इट मे बी सुटेबल कैंडिडेट फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। आखिर ये माइमोटोप की स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? या तो इनका एवोल्यूशन क्या रहता है विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस, और इसके अलावा हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल एसे सच एज एलाइजा वगैरह से, और जो भी फाज सेलेक्ट होते हैं उसका हम क्लोनिंग करते हैं। एंड फाइनली हाईली रिएक्टिव वैल्यू इन द एलाइजा में मिलने वाले जो फाजेस होते हैं उसको हम चूज़ करते हैं फॉर फर्दर वेजिटेशन। लेकिन इस जो माइमोटोप है इसके साथ में हम कंट्रोल भी रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो माइमोटोप्स इम्यूनोजेनिक हो रहे हैं तो सभी माइमोटोप्स इम्यूनोजेनिक हो रहे हों। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि जो वाइल्ड टाइप के M13 फाजेज हैं इनका खुद का भी कुछ ना कुछ अपना फाज पार्टिकल होता है, खुद का कुछ प्रोटीन होता है जो कि इम्यूनोजेनिक हो जाता है। तो ऐसे में हम एक तो हम माइमोटोप रखते हैं और उसके साथ में वाइल्ड टाइप M13 भी रखते हैं, और इस
प्रोटीन इंटरेक्शन को, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं M13 के जो वाइल्ड टाइप के पेप्टाइड्स हैं उसके अगेंस्ट भी नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ हो, तो वो नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को हमको साइड में करना पड़ता है। तो माइमोटोप से एक्सपोजर के बाद में ये देखा जाता है कि क्या एनिमल जो है वो टारगेट पैथोजन के एक्सपोज़र होने पर भी इम्यूनाइज रहेगा। तो ऐसे में जब एक बार माइमोटोप से वैक्सीनेशन कर दिया जाता है तो उसके बाद में टारगेट पैथोजन का एक्सपोज़र दिया जाता है और फिर मॉनिटर किया जाता है फॉर सेवरल वीक्स, यूजुअली लगभग 10 वीक्स तक। ये देखा जाता है कि पोस्ट चैलेंज होने पर भी क्या वो एनिमल जो है पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी उसमें जनरेट हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए एनिमल मॉडल का सेक्रीफाई किया जाता है, देन उसके बाद उसमें से ब्लड लिया जाता है, स्प्लीन ली जाती है और फाइनली उसमें चेक किया जाता है कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कितना आया है, सेल्युलर इम्यून रिस्पॉन्स कितना आया है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए मेज़र किया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन IgG आइसोटाइप्स। इसमें डिफरेंट आइसोटाइप्स होते हैं IgG में, IgG1, IgG2A। तो IgG1 और IgG2 जो होते हैं उनके एलिवेटेड प्रोडक्शन से पता चलता है कि अगर IgG1 है तो इसका मतलब ये है कि इसने टी हेल्पर सेल 2 के रिस्पॉन्स को जनरेट किया है, और अगर IgG2 है तो इसने टी हेल्पर सेल 1 के इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट किया है। सेल्युलर इम्यून रिस्पॉन्स चेक करने के लिए पेरिफेरल ब्लड में जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स है उसका कल्चर किया जाता है, स्प्लिनोसाइट्स का कल्चर किया जाता है और ये देखा जाता है कि वैरायटी ऑफ जो साइटोकाइंस हैं वो उस कल्चर में आ रहे हैं या नहीं। तो डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स लाइक इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन सी, देन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एंड ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर GM-CSF। तो ये कुछ साइटोकाइन से इनका एनालिसिस किया जाता है। तो इसी में एक इम्पॉर्टेंट साइटोकाइन एनालिसिस की टेक्निक है, वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो स्पॉट, इसको हम एलिस्पॉट भी कहते हैं। दिस एसे इज़ नोन एज ए वाइड एक्सप्लॉइटेड मेथोडोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो CMI के रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए एलिस्पॉट यूज़ किया जाता है। दिस टेक्निक कैन बी अडॉप्टेड फॉर द डिटेक्शन एंड क्वान्टिफिकेशन ऑफ साइटोकाइन स्क्रीनिंग सेल सिक्रेटिंग सेल्स। तो जो सेल साइटोकाइन सिक्रीट करती हैं उनका क्वांटिफिकेशन करना, उनका डिटेक्शन करना और साइटोकाइन जो सिक्रेट हो रहा है उसका क्वांटिफिकेशन करना, ये भी एलिस्पॉट से किया जाता है। तो इसके अलावा ये देखा जाता है कि जो पैरासाइट का बर्डन है वो भी कम हुआ या नहीं। तो लीवर में, स्प्लीन में, बोन मेरो में, सभी में, लिम्फ नोड्स में मॉनिटरिंग की जाती है कि जिस एनिमल का हमने इम्यूनाइजेशन किया है क्या उसमें वो पैरासिटिक लोड कम हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बेसिस पर ये पता लगाया जाता है कि माइमोटोप कितना इफेक्टिव रहा, और ऐसे माइमोटोप्स का फिर बाद में फर्दर स्क्रीनिंग और सिलेक्शन किया जाता है। नाउ एज वी नो व्हाट इज़ द माइमोटाइप। तो बहुत सारे बैक्टीरिया इनकैप्सुलेटेड होते हैं जिसके अगेंस्ट बहुत सारे वैक्सीन वर्क नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इस टाइप के माइमोटाइप्स बना सकें जो कि पॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट में हो, लाइक एंटीबॉडीज़ ऐसी बना सकें जो कि अगेंस्ट दी पॉलीसेकेराइड हो, क्योंकि हमें पता है इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में जो कैप्सूल होता है वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो अगर ऐसे पॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकें तो हम डेफिनेटली इस टाइप की जो बैक्टीरिया हैं उसको उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन बना सकेंगे। इसके लिए रैंडम पेप्टाइड लाइब्रेरी में हम डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड्स को चेक करते हैं कि वो पॉलीसेकेराइड की मिमिक्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे ही एक नाइसीरिया मेनिंजाइटिस इंक्लूडिंग सीरोटाइप A जो है, इसका B और C तीनों टाइप के पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए माइमोटाइप्स मिले हैं और उनको आइसोलेट किया गया है। वो जो पेप्टाइड्स हैं उनको आइसोलेट किया गया है और ये देखा गया है कि जो पेप्टाइड्स हैं बहुत ही अच्छी प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन द म्यूराइन मॉडल, यानी कि माइस वगैरह में। इसी के अलावा HIV-1 वायरस के अगेंस्ट में और हेपेटाइटिस B वायरस के अगेंस्ट में भी जो है इस टाइप की जो माइमोटोप्स हैं वो खोजे गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लिस्ट है पूरी जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, पैथोजन क्या हैं, वो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजन का टाइप क्या है। तो स्क्रीनिंग ऑफ फाज कॉम्बिनेटोरियल पेप्टाइड लाइब्रेरीज अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजन फॉर माइमोटोप आइडेंटिफिकेशन। तो अभी तक इतने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट या फिर पैरासाइट के अगेंस्ट में माइमोटोप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, लाइक एनाप्लाज्मा मार्जिनेल, एवी बैक्टीरियम, पैराग्लिनेरम,
Brucella species, then Entamoeba histolytica, facial hepatica, then hepatitis A virus, hepatitis B virus, hepatitis C virus, herpes simplex virus 2, human immunodeficiency virus, then Exodus scapularis, Japanese encephalitis virus, Leishmania infantum, then Leishmania major, Leptospira enterogens, Mycoplasma hyonymoni, then Nipah virus, then Plasmodium falciparum, then Difficipilus microplus, Ischistoma japonicum, then Streptococcus pneumoniae, Strongyloid Stercoralis, Tinea solium, Toxoplasma gondii, transmissible gastroenteritis coronaviruses, then Trichinella spiralis, Trypanosoma cruzi. तो इन सभी के अगेंस्ट में जो है इस टाइप की जो माइमोटोप्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंक्लूजन एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव. कि फाजेस जो होते हैं नॉर्मली है तो वायरसेस ही, लेकिन फिर भी फाजेस जो हैं यूकैरियोटिक सेल को कहीं भी डैमेज नहीं करते. द फाजेस आर नॉट इन्फेक्शियस एजेंट फॉर द यूकैरियोट्स एंड देयरफॉर कुड नॉट ट्रिगर पैथोजेनेसिस इन द ह्यूमन बॉडी. इंडीड इनका हम यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पस. इससे मैंने अभी आपको बताया कि केवल ऐसा ही नहीं है कि इन्फेक्शियस एजेंट से या पैरासाइट से ही फाजेस से हम लड़ सकते हैं, बल्कि ऐसा भी है कि जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ है इससे भी हम फाजेस के थ्रू लड़ सकते हैं. फाजेस से हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ड्रग एडिक्शंस, इन कंडीशंस में भी हम फाजेस का यूज़ कर सकते हैं. फाजेस में डिफरेंट टाइप के जीन एंड ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए कैपेसिटी है, इसलिए हम एज ए DNA वैक्सीन भी इसको हम डिलीवरी व्हीकल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जीन डिलीवरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हमें पता है कि फाजेस जो है हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोकैरियोटिक होस्ट हैं उसको उस पर अटैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो माइक्रोफ्लोरा है उसको भी डैमेज करते हैं. जो फाजेस हैं वो बेसिकली फास्ट डिलीवरी सिस्टम के थ्रू या फास्ट डिस्प्ले के थ्रू डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स हैं, जो जीन्स हैं उसको डिलीवर करते हैं. इसका यूज़ हम प्रोफाइलेक्टिक, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पस के लिए कर सकते हैं. तो डिफरेंट कॉपी नंबर्स ऑफ प्रोटीन होने के कारण जो होते हैं जो फाजेस हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स को कोड कर सकते हैं, एंड 1000 कॉपीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीजन हम सरफेस पे फाजेस के एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे लार्ज नंबर ऑफ एंटीजन एक्सपोज होने पर जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो भी उससे एक्सपोज होता है और इम्यूनिटी जो है बूस्टअप होती है. साथ ही इन फाजेस में इम्यूनो स्टिमुलेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एज ए पोटेंट एडजुवेंट कैपेसिटी भी होती है. और ये जो फाजेस होते हैं फाइनली ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दोनों ही माउंट करते हैं. साथ में मैंने जैसे आपको बताया कि फाज में जो है माइमोटोप एक्टिविटी होती है और वो डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स की मिमिक्री कर लेता है. तो ऐसे में फाजेस को हम और भी अच्छे से यूज़ करके इम्यूनो स्टिमुलेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं. अगर हम वैक्सीनेशन के फील्ड की बात करें, वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करें, तो हम हाइब्रिड फाज वैक्सीन भी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम फाज DNA वैक्सीन बना सकते हैं, साथ ही फाज डिस्प्ले वैक्सीन भी बना सकते हैं. इसके लिए जो फाजेस का हम सिलेक्शन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ करते हैं एफिनिटी बाइंडिंग के बेसिस पर, और हाई एफिनिटी बाइंडिंग जो रहती है इसी के थ्रू जो हम सिलेक्शन करते हैं, इल्यूशन करते हैं फाजेस का, उसको हम बायोपेनिंग कहते हैं. बायोपेनिंग करने के बाद में ये जो फाजेस में DNA सीक्वेंस होता है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये जो फाज हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी वाले हैं, इसलिए इनकी हम सीक्वेंसिंग करके रख लेते हैं कि भाई इसमें ये DNA सीक्वेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये DNA सीक्वेंस जो कि हमारे एंटीजन को कोड करता है. तो इस सीक्वेंसिंग मेथड में जो मोस्ट कॉमनली आती है उसको हम कहते हैं सिंगल सीक्वेंसिंग, जिसके थ्रू हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, या फिर अभी और भी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई है तो इनके थ्रू भी हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का जो सीक्वेंस है वो हाई एफिनिटी वाले प्रोटीन बना रहा है. तो फाइनली इन कमिंग ईयर हम देख सकते हैं कि जो फास्ट बेस्ड वैक्सीन्स हैं वो आ सकती हैं, क्योंकि फास्ट बेस्ड वैक्सीन्स का जितने भी एडवांटेजेस हैं वो मैंने आपको इस आर्टिकल में कैसे भी करके बताया, और कोशिश की कि मैक्सिमम जो है फास्ट डिस्प्ले या फाज के ऊपर बेस्ड वैक्सीन को मैं कवर करूँ. साथ ही हमने फाज बेस्ड एपिटोप मैपिंग को समझा, हमने समझा कि कैसे DNA वैक्सीन बनती है, कैसे फाज डिस्प्ले वैक्सीन बनती है. तो इन फ्यूचर जो वैक्सीन डिलीवरी एंड डेवलपमेंट है विद द हेल्प ऑफ फाज ये डेफिनेटली होगा. सो
Friends, I tried to cover the topic fast display as a promising approach for vaccine development. Hope you are enjoying this topic and you understood so many things. So thanks for watching this video. Thanks.